अध्याय 51। इसके बारे में क्या? मिल्टियड्स ने पूछा, जैसे कि उसके निर्णय में कुछ भी संदेहास्पद नहीं था। वह क्या सोच रहा था? रोगाटा वन साम्राज्य के शीर्ष 10 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक था। यह एक ऐसा स्थान था जहां बुरी आत्माएं और जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। ये सर्वविदित था कि जंगल में कदम रखने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचता था। 10 वर्षीय कैस के वहां जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि कैस वास्तव में मर रहा है, क्योंकि वह मुख्य अभिनेता था। फिर भी मैं उसकी मृत्यु की किसी भी संभावना से बचना चाहता था, और मैं केवल उसकी खातिर ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा था। निस्संदेह मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन उपन्यास के मुख्य नायक के रूप में वह कभी मरा नहीं रहेगा। यदि वह मर भी गया तो भी उसे पुनर्जीवित किया जा सकता था। वह पुनर्जन्म ले सकता है, पुनः प्राप्त कर सकता है, या यहाँ तक कि एक अलग शरीर में स्थानांतरित हो सकता है। समस्या ये थी कि इसके बाद क्या हुआ? मौत से लौटने के बाद कैस क्या सोचेगा? मुझे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। बिना किसी संदेह के वह मिल्टियड्स को मार डालेगा। मुझे यकीन था कि मिल्टियड्स अपनी मौत का झंडा खुद उठा रहा था। मैंने जल्दी से झंडों को फेंक दिया था और यहाँ वह उन्हें फिर से खड़ा कर रहा था। और यह कोई पुराना मौत का झंडा नहीं था, ये वहाँ मौजूद सबसे बड़ा झंडा था। मैं चुपचाप बैठकर अपने पिता को इस तरह मौत का झंडा फहराने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इसे रद्द करो, इसे रद्द करो। मैं इस मिशन का बिल्कुल विरोधी था। क्या आप बेरेक्ट को मारने की कोशिश कर रहे हैं? वह नहीं मरेगा, मिल्टियड्स ने उत्तर दिया। ये बेरेक्ट के लिए सच हो सकता है, क्योंकि वह बेहद मजबूत था, लेकिन हर कोई उसका अनुसरण करेगा। फिर ये सिर्फ उनके कौशल की सीमा है। मुझे नहीं पता था कि उसके कठोर शब्दों के जवाब में क्या कहना है। मैं बता सकता हूँ कि वह कैस को मौत के मुंह में भेजने का इरादा रखता था। पिताजी, कृपया इस बारे में सोचें। मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें वहां भेजना चाहिए। कभी भी चिंता मत करो। यदि तुम्हारा गुलाम योग्य है, तो वह जीवित लौट आएगा। यदि वह नहीं लौटा तो क्या होगा? फिर वह बस इतना ही कर सकता था। मिल्टियड्स का मन बन चुका था, वो हिलने वाला नहीं था। मैंने उन सभी दुखद यादों को याद किया जिन्हें मैं याद कर सकता था। वह समय जब मैंने अपना नया खरीदा हुआ फ़ोन गिरा दिया और स्टोर से बाहर निकलते ही उसे तोड़ दिया। जब मेरे पसंदीदा भोजन की कीमत $1 बढ़ गई, और ऐसा तब तक होता रहा जब तक मेरी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, जब मैं आपसे इस तरह विनती कर रहा हूं तो क्या आप सचमुच मुझे अनदेखा कर देंगे? यह मेरा आखिरी उपाय था। मैं ऐसा केवल इसलिए कर सकता था क्योंकि मैं एक बच्चा था। मैं पहले ही अपने आंसुओं से मिल्टियड्स के अलावा अन्य सभी को जीत चुका था। महामहिम, मुझे भी नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है, कैलियन ने निवेदन किया। वह मेरी तरफ था। महामहिम, साम्राज्य में कई अन्य क्षेत्र हैं जहां जानवरों के अधीनता की आवश्यकता है, अज्ञात बूढ़े व्यक्ति ने भी मेरी ओर से बोलते हुए कहा। हनोक ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने कैलियन की बातों पर सिर हिलाया। अच्छा, यही तो मैं चाहता था। पिताजी। मैंने एक आखिरी धक्का के लिए मिल्टियड्स की आस्तीन पकड़ ली और सूंघते हुए और भी उदास और प्यारा चेहरा बना लिया। मैं इसे वैसे ही बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था, जैसे मैं किसी ऐसे अंकल के लिए कर रहा था जो मुझे $50 का बिल देने वाला था। हालांकि मिल्टियड्स दृढ़ रहे। मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। उसने झुकने का कोई लक्षण नहीं दिखाया। परेशान होकर मैं चिल्लाया, और यहाँ तक कि कैलियन ने भी उसकी छाती पकड़ ली और शोर मचा दिया। मैं सचमुच इतनी दूर तक नहीं जाना चाहता था। फिर मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। निस्संदेह मेरी इस पर अमल करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन मुझे उसे धमकी देने की जरूरत थी। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी चाल काम कर गई या नहीं, लेकिन मिल्टियड्स चुप हो गया और उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी दरार आ गई। मैं उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने मुझ पर गहरी नज़र रखी थी। मैंने निडरता से अपनी बाहें मोड़ ली और अपना सिर झुका लिया। फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ओह, क्या मेरी धमकी काम कर गई?
मैं उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। यदि आप इतने जिद्दी बने रहेंगे, तो मैंने अपना निर्णय ले लिया है। बोलते समय उनका चेहरा भावहीन था। उसका निर्णय क्या था? मुझे इस बात का बुरा लगा। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी दूर तक जाएगा, लेकिन कोई भी कभी भी निश्चित नहीं हो सकता। आज से मैं बेरिक्ट और उसके सैनिकों को रोजाटा वन, एलिडोर रेगिस्तान और एग्रेन वेटलैंड्स में भेज रहा हूँ। पापा, मैं चिल्लाया। वह पागल था। वे शीर्ष 3 सबसे खराब स्थान थे। जब उसने मेरी ओर देखा तो मिल्टियड्स ने एक खतरनाक ऊर्जा का संचार किया। ये सब तुम्हारे लिए है, अमेल, उन्होंने जोर देकर कहा। आपका क्या मतलब है? ये सब मेरे लिए है। मैं हद से ज्यादा निराश हो गया था। मैंने उसका मन बदलने के अन्य तरीकों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में भाव देखा तो हार मान ली। मुझे लगा कि जितना अधिक मैंने इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, उतना ही वह दोगुना हो जाएगा। जब मिल्टियड्स ने मुझे शांत देखा तो गर्व से मुस्कुराया। आपको ये निर्णय जल्द ही पसंद आएगा। मुझे संभवतः क्या पसंद आ सकता है? मैंने अनायास ही आह भरी। मेरा सिर धड़क गया। मैं भूल गया था कि मेरा पसंदीदा किरदार उसके सही दिमाग में नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि मैं सही दिमाग में था। अब भी मुझे अभी भी लगता था कि वह अच्छा लग रहा था। बावजूद इसके खुद को ठीक करने की कोशिश करने की मेरी कोई योजना नहीं थी। मिल्टियड्स शायद ही कभी गुस्से में आते थे, लेकिन वह धमकी देते हुए सुंदर अभिनय करने वाली अमेलिया की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सके। मेरा घमंडी बच्चा, उसने सोचा। अपने कार्यालय की घटनाओं से स्तब्ध होकर उन्हें सिरदर्द होने लगा। अमेलिया हमेशा से ही ऐसी थी, जो उसका हाथ थामने और उसके साथ रहने के लिए जो कुछ भी कर सकती थी करती थी। वह बहुत मनमोहक थी, और केवल एक चीज जो उसकी आंखों में आती थी वह थी। वह केवल उसके कारण कभी क्रोधित होती थी या दुखी होती थी। लेकिन आज वह अमेलिया, वह सुंदर बच्ची, जिसे कभी प्यारा अभिनय करने या रोने की जरूरत नहीं थी, जिसने कभी कुछ विशेष नहीं चाहा या मांगा, सिवाय उसके साथ रहने के, ये कहते हुए कि मुझे बस उसकी जरूरत है, अपनी बेटी। वह अमेलिया, वह कुर्सी का आर्मरेस्ट टूट गया और टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। मिल्टियड्स को इसकी भनक तक नहीं लगी कि उसने अपनी कुर्सी तोड़ दी है। उसने कहा कि वह फिर कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाएगी, उसने बुरी तरह सोचा। जब उसने ये शब्द सुने, तो उसे लगा कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। वह अपनी ही प्रतिक्रिया से अचंभित हो गया था। यह एक ऐसा वाक्यांश था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था, उसने उसके मुंह से सुना था। यही कारण है कि उसने और भी अधिक शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। ये सब उस कमीने के कारण है, मिल्टियड्स ने सोचा। वे अकचका गए। अमेल ने शुरू से ही उसकी देखभाल की थी, उसकी पसंद के हिसाब से कुछ ज्यादा ही। सबसे पहले उन्होंने कैलियन के दावों पर विश्वास किया कि वे समान उम्र के कारण करीब थे, लेकिन जब अमेलिया कैस को बचाने के लिए दौड़ी, तो उसने लड़के को दूर भेजने का अवसर खोजना शुरू कर दिया। कैस से छुटकारा पाना समस्या नहीं थी। परेशानी की बात यह थी कि एमिलिया चोट लगने के तुरंत बाद गायब हो गई थी। ये पता चला कि वह गई थी और कैस को स्वीकार किए जाने की व्यवस्था की थी। बेरिक्ट का शिष्य, और बेरिक्ट को लड़का पसंद आ गया। इसका मतलब यह था कि कैस की रक्षा के लिए बेरिक्ट अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। यही कारण है कि मिल्टियड्स ने उन्हें रोगाटा वन में भेजने का फैसला किया। ये साम्राज्य के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक था, इसलिए बेरिक्ट को भी अपना ख्याल रखने में परेशानी होगी। बेशक बेरिक्ट नहीं मरेगा, लेकिन उससे कमजोर लोगों के पास नष्ट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अगर सब कुछ चुपचाप रखा गया होता, तो सब कुछ आसानी से हो जाता। बिना पूछे ही मिल्टियड्स को ठीक ठीक पता चल गया कि राज किसने फैलाया है। अकेलियोस को बुलाओ। हाँ महाराज। कैलियन जितनी जल्दी हो सके एचिलियोस के साथ लौटने का इरादा रखते हुए निकल पड़ा। पहले से ही अनुमान लगाते हुए कि क्या होने वाला है, अचिलियोस ने पहले ही इसके लिए दौड़ लगा दी थी, लेकिन वह अभी भी कैलियन के पीछा से बचने में सक्षम नहीं था। वह वहां पर है। इस तरह सर कैलियन, प्रशासनिक कार्यालय में हर कोई कैलियन के पक्ष में था। यह अकिलियोस के कर्म का परिणाम था। कैलियन, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा।
उसने विनती की, आप जो बोते हैं वही काटते हैं अकिलियोस। सच कहूं तो कैलियन को अकिलियोस पर दया आ गई। हालांकि यदि वह अकिलियोस के साथ वापस नहीं लौटा तो वह अगले चरण में होगा। उसने उस आदमी से चुपचाप माफी मांगी, हालांकि उसे इतना भी अफसोस नहीं था। जब प्रधानमंत्री को सम्राट के कार्यालय में धकेल दिया गया तो वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गए। यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया थी। अकिलियोस रूजवेल्ट ग्रैंडब्लॉन, उसके नाम के पुकारे जाने की ध्वनि के साथ एक काली ऊर्जा भी आई। अकिलियोस ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और देखा कि मिल्टियड्स उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा है। क्या आपकी इच्छा मृत्यु है? नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन अकिलियोस की हताश इच्छा अनुत्तरित रही। उस दिन उसने मौत की परछाई देखी। मैं उसे नहीं समझता। मेरा पसंदीदा पात्र हमेशा अपनी मौत अपने हाथों से करने की कोशिश क्यों करता था? क्यों? मैं निराशा में इधर उधर घूम रहा था। तभी लूसियाना ने मुझे बर्फ से भरा पानी का कप देने के लिए रोका। इसे एक घूंट में पीने के बाद मैं फिर से चिल्लाया, क्या वह पागल है? अर्र घग! शांत हो जाओ, संत, लूसियाना ने दरवाजे की ओर देखते हुए शांत होकर कहा। आप उन्हें क्यों डरा रहे हैं? अन्य नौकरानियां दरवाजे से झांक रही थीं और सोच रही थीं कि किस चीज ने मुझे इतना उत्तेजित कर दिया है। पीछे मुड़कर मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले उसकी दरार से उनकी ओर मुस्कुराहट दिखाई। मैं नहीं हूँ। मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने खुद को थका दिया था। मैं सोफे पर लेट गया और छत पर चित्रित उत्कृष्ट कृति को घूरने लगा। पिताजी ऐसे क्यों हैं? महामहिम आपका ख्याल रखते हैं। अगर वह मुझसे प्यार करता है तो वह कैस को मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? वह उसे पसंद नहीं करता, लूसियाना ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। ऐसा लग रहा था कि वह मिल्टियड्स को समझ रही थी, लेकिन इसमें पसंद न करने वाली क्या बात थी? मैं जानता था कि मिल्टियड्स कैस को पसंद नहीं करता था, लेकिन किस कारण से? इसके बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि मैं उसका मन बदलने के लिए कुछ नहीं कर सका। फिर भी मैं यूं ही खड़ा रहकर इसे घटित नहीं होने दे सकता था। अकिलियोस को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। 30 मिनट बाद अकिलियोस का चोटिल और घायल चेहरा मेरे सामने आया। हालांकि मुझे पता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पिटाई के कई कारण थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार इसकी वजह क्या थी। क्या हुआ? पी, कृपया मत के लिए मेरी ऑफिस। उसने क्या कहा? वह आपसे उसके बलिदान को न भूलने के लिए कह रहा है। क्या वह मर रहा है? अकिलियोस रोने लगा। वह अपने आंसुओं के माध्यम से कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन मुझे उसे समझने में परेशानी हो रही थी। ऐसा लगता है कि उसे महामहिम ने पीटा था, लूसी ने चतुराई से उसके लिए व्याख्या की। वह इसका हकदार था। मेरी ठंडी प्रतिक्रिया पर अकिलियोस की आंखों में आंसू आ गए। उसका करुण मुख देखकर मेरे मन में ग्लानि की टीस उठी। मेरी वजह से उसका ऐसा हाल हुआ, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करने से कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ, खुश हो जाओ, मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी आंखें तुरंत फिर से चमकने लगीं। मुझे लगा कि मैंने आतिशबाजी भी सुनी है। ऐसा लग रहा था जैसे सिर पर एक ही थपकी से अकिलियोस पुनर्जीवित हो गया हो। आह, तुमने मेरा सिर रगड़ दिया। मैं फिर कभी अपने बाल नहीं धोऊंगी। मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, उसने चिल्लाकर कहा। अगर तुम गंदे हो तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसके अलावा कुछ भी? अकिलियोस मुझसे चिपक गया और मुझसे विनती करने लगा कि मैं उसे नौकरी से न निकालूं। मैं तुम्हें आज के लिए बंधन से मुक्त कर दूंगा। सुनिश्चित करें कि आप कल अपने बाल धो लें। हाँ, कृपया भविष्य में मुझ पर भरोसा रखें, मास्टर। मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि मैंने उसे अपने अधीनस्थ के रूप में स्वीकार करने का सही निर्णय लिया है या नहीं। मैंने उसकी दयनीय स्थिति पर सहानुभूतिपूर्ण नज़र डालने की कोशिश की, लेकिन अकिलियोस ने उसकी छाती पर अपनी मुट्ठी तान दी और एक आरामदायक मुस्कान लौटा दी। मैं ईमानदारी से उत्सुक था उसके साथ क्या गलत था। कहानी खत्म। अलविदा।